अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ारत दिफ़ा है, उसकी जानिब से सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल ना चलाने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस फ़ैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान शुहदा फ़ोरम है, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी और बिलखुसूस जो इसका बलूचिस्तान चैप्टर है शुहदा फ़ोरम का, जमाल रईसानी जो ख़ुद भी एक शहीद के साहबज़ादे हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एक पटिशन दी थी और इस पटिशन का जो आगाज़ है वो इंतहाई ख़ूबसूरत है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 154 वो बिल्कुल पटिशन के आगाज़ में लिखी गई है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। और यानी इसका तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, और वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं जानते। साथ ही साथ इस पटिशन में जो दूसरी आयत का हवाला दिया गया है वो सूरह आले इमरान है, कुरान पाक की दूसरी सूरह है, बल्कि तीसरी सूरह बनती है, सूरह फातिहा, सूरह बकरा एंड देन सूरह आले इमरान। उसमें उसकी आयत नंबर 169 है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़तिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और वो अपने हिस्से का रिस्क पा रहे हैं। ये इसका मफ़हूम, इसका जो बामानी तर्जुमा है वो मैंने आपके रख दिया है। बाकी ये पटिशन है, इस पटिशन का अगर मैं ख़ुलासा आपके सामने बयान करूं तो ये बड़ी तवील किस्म की पटिशन है और इसको जो क्लासिफाई किया गया है इस पटिशन को, उस पर अगर बात करें तो इसको पैरा नंबर 1 से लेके पैरा नंबर 9 तक इस पटिशन के अंदर ये बताया गया है जो शुहदा हैं उनकी अज़मत क्या है, उनका मकाम क्या है और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पैरा नंबर 1 से लेके पैरा नंबर 9 तक ये बताया गया है। पैरा 10 से पैरा 14 तक जो लीगल केसेस हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स को उनकी तायद में हैं और उनके जो असरात हैं और नताइज जो मुस्बत आए उससे मुतालिक बताया गया है। और फिर पैरा 18 जो है वो ऑनवर्ड बताते हैं कि क्या रीज़न है कि वो ये अपील कर रहे हैं, वो ये पटिशन दर्ज कर रहे हैं। सो दिस इज़ दी सिनेरियो। उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत भी, और अब शुनीद ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत और सिंध हुकूमत ने भी ये पटिशन दे दी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक तो 9 मई का रेफरेंस है कि आया जो लोग 9 मई में हैं, नामज़द हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में 101 के करीब लोग थे जिनका ट्रायल होना था, ये वो कौन से लोग थे। आपको 9 मई से मुतालिक याद होगा कि जो सरकारी आदाद शुमार बनते थे उसके मुताबिक 50,000 लोग 9 मई को निकले थे, लेकिन पीटीआई ये क्लेम करती है कि लाखों लोग निकले थे। अगर पीटीआई का क्लेम मान लिया जाए या 50,000 लोगों का क्लेम जो हुकूमत का था उस वक्त की उसका मान लिया जाए, तो उसमें से 101 लोग अगर शॉर्टलिस्ट हुए या उन पे ये केसेस बने कि उनके मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएंगे, तो एक बात तो क्लियर होती है कि इसमें सब नहीं आ रहे, इसमें वही आ रहे हैं कि जिन्होंने संगीन जुर्म किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं तो फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों है। माजी में आपने देखा हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, एक बहुत बड़ी, जब पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर चल रही थी, एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन थी कि वो जज जो सज़ा देते थे दहशतगर्दों को, बाद में वही अताब का निशाना बनते थे, उन्हीं की फैमिलीज़ को थ्रेट किया जाता था और इस सिलसिले बहुत से अनहोने वाक़यात भी हुए। बहरहाल दहशतगर्दी को लेकर और फिर ये 4-5 जुरिस्डिक्शंस हैं, जब आप उनको क्रॉस करेंगे तो आपने जो दहशतगर्दी की है उसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। बाकी तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम भी है तो उसका केस भी एटीसी में नहीं चलता, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में नहीं चलता। वो क्रिमिनल जो पाकिस्तान का कानून है, जो फौजदारी का कानून है, उसके तहत कत्ल के केस को भी चलाया जाता है। पाकिस्तान का आइन कानून वाज़े है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के 1973 के आइन के बाद सेवरल टाइम्स मिलिट्री कोर्ट्स बनी, उनके हमने नताइज देखे। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई, कराची एयरपोर्ट का वाक़या हो, सानिया APS हो, पै दर पै धमाके हों, 70-75 जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानों का जाना हो,
और फिर जब एक जानिब ऑपरेशन था रद्दुल फसाद, ज़रबे-अज़्म, राह निजात, राह रास्त, लेकिन जो लोग पकड़े जाते थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर ये भी मिसालें मिली कि तकरीबन 150 दहशतगर्द एक ही वो जिसे कहते हैं ना बैक जुम्बिश कलम छोड़ दिए गए। और फिर ये हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स जब बनी तो उसके असरात भी हमने देखे। ये तो कोई दूर की बात नहीं है। जो शख्स अगर आज 25-30 साल का है तो वो कम अज़ कम उस दहशतगर्दी से तो ज़रूर वाकिफ़ है। उस दहशतगर्दी को तो वो माफ़ कीजिएगा, उस दहशतगर्दी का तो वो देखी है उसने। अगर कोई शिकार नहीं हुआ तो कम अज़ कम उन्होंने देखा वो दौर ज़रूर है। सो बताने का या कहने का मकसद ये है, जो गुजारिश मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करेंगे, आप जिस तरह यहाँ अनफॉर्चुनेटली शुहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई, ऐसे मामलात जो दूसरे ममालिक को ये पैगाम दें कि आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इदारों को या अपनी फ़ौज को, और फिर 5-6 मामलात हैं जिस पे जाके ये मुकदमात चलाए जाते हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात तो वैसे 788 की दफ़ा तो लोग बुग़्ज़ में भी लगवा जाते हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चन इज़ दिस कि पाकिस्तान का जो लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है, क्या वो इस काबिल है? हमारे यहाँ अगर 129 नंबर पे हमारा निज़ाम इंसाफ आ रहा है तो क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम इन लोगों का ट्रायल कर सकेंगे? आप ये देखिए, यकीन मानिए मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक जज की डिस्कशन आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जिसके ये अल्फाज थे कि हमारे पास तो आना, अदालत के पास तो आना, इंसाफ लेने के लिए आना तो ज़लालत से कम नहीं है। और ये मैंने अपने कानों से सुना है, मैं हल्फन ये आपको बता सकता हूँ। एक मैंने केस उनसे डिस्कस किया कि एक क्लिनिकल मिस हैंडलिंग का केस था और पार्टी ने, मैंने एक बात की, मैंने कहा जो पार्टी थी, जो विक्टिम्स थे, वो 2 लाख रुपए लेके पीछे हट गए। तो उसने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्लिनिकल मिस हैंडलिंग पे 7 साल वो केस चलता, उसकी पैरवी करते, उसके बाद जाके 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को जुर्माना होना था। तो यानी ये हमारा निज़ाम इंसाफ है कि जिससे इंसाफ देने वाले उनकी राय ये है। सो बताने या कहने का मकसद ये है कि ये अब मैं समझता हूँ कि अगर इतने सेगमेंट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो इन लोगों के मुकदमात हैं उन्हें मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए, तो मेरा ख्याल अदलिया भी इस बात को ज़रूर कंसिडर करेगी। और इन लोगों के जो दलाइल हैं, इवन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, अब उसको भी कलअदम करार दिया गया इस फैसले में, लेकिन क्या हम ये खुली छूट नहीं दे रहे? फिर एक सवाल ये भी उठेगा कि आप कुलभूषण का ट्रायल किस बेस पे कर रहे हैं? ये सारे मामलात हैं जिसमें अब अदलिया पे सबकी नज़रें हैं। अदलिया इसको कैसे देखती है? ये कानून की बालादस्ती भी इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बात की जाती है कि अमेरिका ने, बरतानिया ने कानून बना दिए हैं, हमें तो बस वो लाने और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ। मारूज़ी हालात बहुत डिफरेंट हैं। आप अमेरिका, बरतानिया की पर कैपिटा इनकम देखें वो और है, उनका लिटरेसी रेट देखें वो और है। हमारे यहाँ अवाम के शऊर का अंदाज़ा आप सोशल मीडिया से देख सकते हैं। अभी जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा शऊर कितना है। हम अनफॉर्चुनेटली सुल्तान राई वाली अदाओं को पसंद करते हैं। हम तशद्दुद अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि हमें ज़्यादा अपील करता है, बदतमीज़ी हमें ज़्यादा अपील करती है। ये हक़ाइक़ हैं। मारूज़ी हालात देखते हुए पाकिस्तान के जो आईन और क़वानीन हैं वो बनने चाहिए। अब देखते हैं कि अब जो क्या बेंच बनता है, कौन से जजेस सुनेंगे। बहरहाल जो भी सुनेगा अल्टीमेटली वो फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। सो ये शुहदा के लवाहिकीन और पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी तादाद, अब तमाम नज़रें जो हैं वो अदालत उज़्मा पे टिकाए बैठी है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।